आप सभी लोग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कस्बा केशव सेवा साधना ब्रिलियंट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आज आपको लेके आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो कि हम लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में पढ़ रहे थे। सो अब हम उसके बारे में देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, सो हाउ कैन यू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट जैसे प्लांट में भी होता है और ह्यूमन में भी होता है। तो प्लांट की अगर हम बात करते हैं फिर ह्यूमन की बात करते हैं, जैसे ह्यूमन की बात करते हैं तो होता है रेस्पिरेशन इज ए कैटालिसिस प्रोसेस विच इन्वॉल्व द डिग्रेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज रिलीज बाय प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कभी भी रेस्पिरेशन करते हैं तो ये कैटालिसिस प्रोसेस होती है जिसमें से हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करके CO2 और वाटर को ब्रेक डाउन करता है, उसको अलग करता है, उसको रिलीज करता है। और ये जो प्रोसेस होती है हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर होता है। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं जस्ट लाइक एज एरोबिक यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी हम 10th में तो माइटोकॉन्ड्रिया ही पढ़ेंगे, जब 11th में जाएंगे तो मैट्रिक्स भी होगा, F1 पार्टिकल, अलग अलग चीज़ें होती हैं, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए जिसमें मज़ा बहुत तगड़ा आने वाली है। किस तरीके से आप रेस्पिरेशन करते हो, जो आपकी बॉडी में एक्टिविटी होती रहती है, हमें केवल उसी बॉडी की एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, वही सबसे हमारा अच्छा टॉपिक है। तो चलो हम देखते हैं, बात करते हैं रेस्पिरेशन। और हम क्लास 10th तक NCERT का हम पढ़ाए थे लाइफ प्रोसेस। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं क्योंकि कभी कभी होता है कि चीज़ें नहीं समझ आती है, कौन सा वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। तो क्लास 10th हम पढ़ा रहे हैं 10th, ठीक है। मैं हमेशा कोई भी एक बुक प्रेफर करता हूँ, वो हमारी बुक है, सबसे बेस्ट बुक है जिसका नाम है NCERT। और उस NCERT में हम सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं इस समय जिसका नाम है साइंस। और उस साइंस में चैप्टर का नाम क्या है, जो चैप्टर का नाम है उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इसका मतलब लाइफ प्रोसेस, लाइफ मतलब जीवन, प्रोसेस मतलब जो हमारी दैनिक क्रियाएं, पर डे की एवरीडे लाइफ, जो कुछ भी एनीथिंग्स हम करते हैं वो हमारा प्रोसेस होता है। तो उसमें हम चीज़ें समझते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। और रेस्पिरेशन की बहुत ही सिंपल चीज़ है, हम आपको 1 बाय 1 करके लेके चलते हैं। कभी कभी एग्जाम में एक्टिविटी भी आती है और एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी होती है। जिसने एक्टिविटी पढ़ ली उसको रेस्पिरेशन समझ में आ गया, ठीक है। सो 1 बाय 1 करके हम चीज़ों को समझते हैं। और जब भी हम इसमें पढ़ेंगे तो क्या क्या चीज़ें होती, ध्यान दो, ये आपका दिया हुआ है फिगर 5.7। और इस फिगर 5.7 में हम पढ़ेंगे कि एयर बीइंग पास इनटू लाइम वाटर विद ए पिचकारी। तो दो टेस्ट ट्यूब 1 एंड हेयर टेस्ट ट्यूब 2। सो यू आर लुकिंग टेस्ट ट्यूब 1 एंड टेस्ट ट्यूब 2। सो इन टेस्ट ट्यूब 1, ठीक है, वी यूज पिचकारी एंड रबर ट्यूब्स एंड लाइम वाटर आल्सो। सो हेयर फर्स्ट इज सेकंड में अगर एयर बीइंग्स इनहेल्ड लाइम वाटर, दोनों में अगर आप पिचकारी के थ्रू करोगे तो एयर जाएगी, एयर बाहर से आकर के अंदर, ठीक है, जाएगी प्रेशर से। और जैसे ही लाइम वाटर में करेंगे तो क्या होता है, उसमें बबल्स आते हैं, ठीक है। जैसे आप कभी भी पेप्सी पीते हो या उसमें स्ट्रॉ डाल करके पीते हो, जब आप उसे फूंक मारते हो तो बहुत सारे बबल्स निकल के आते हैं, तो वो झाग निकल के आता है, ठीक है, फॉर्म निकल के आता है। उसी तरीके से इसमें भी कहा गया। तो टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, और इधर भी लाइम वाटर दिया गया है। इसमें रबर ट्यूब लगाई गई, इसमें केवल ट्यूब लगा करके माउथ से उन्होंने एयर को पास किया हुआ है। उसी चीज़ के बारे में हम समझते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। सो चलो इसको हम समझते हैं। जब भी हम इसको समझेंगे तो क्या लिखा, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। हम जब भी कोई टेस्ट ट्यूब यूज़ करेंगे तो एकदम साफ सुथरा और स्वच्छ क्लीन होगा, जितना क्लीन होगा हमें रिजल्ट उतना ही आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर, और हम क्या करते हैं उसमें लाइम वाटर रखते हैं और एयर को हम पास करते हैं। नाउ नोट लॉन्ग टेक द लाइम वाटर टर्न मिल्की। और जो लाइम वाटर होता है कैसा हो जाता है, मिल्की। अब एग्जाम्पल देते हैं, सपोज दैट लाइम वाटर बोले, जैसे कि आपने बाल्टी लिया या कोई टब लिया प्लास्टिक का या जो भी है, आपने उसमें पानी डाल दिया और थोड़ा सा निरमा, 1 सिम पाउडर निरमा डाल दिया, तो क्या दूध सी सफ़ेदी निरमा से आई, रंगीले कपड़ा खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा। तो जैसे निरमा को हमने यूज़ किया हुआ है, डिटर्जेंट जिसे कहते हैं, जैसे उसमें डाल के हम हाथ से सेक करना चालू करते हैं, क्या होगा, बहुत ज़्यादा झाग बन के आएगा, जैसे ऐसा लगता है किसी ने दूध की बाल्टी भर के रख दी हो। सेम टू सेम वैसा इसमें भी दिया गया। तो आगे चलते हैं। यूज ए सिरिंज ऑफ पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर। क्या गया, लाइम वाटर टेकन इनटू अनदर टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में पिचकारी के थ्रू किया, बबल्स आ गए। एक में माउथ में फूंक मार के किया तो ही बबल्स आ गए। कुल मिला के एयर को पास किया जा रहा है और एयर से ही वो उसने फॉर्म बनाना चालू किया। नोट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। अब ये कह रहे हैं कि आखिरकार ये जो लाइम वाटर है मिल्की कंडीशन में कैसे आया हुआ है, हमें उसी को समझना है,
ठीक है। व्हाट डज टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर दैट वी ब्रीथ एयर आउट। बात तो सही है। हम क्या करते हैं, हम एयर तो लेते हैं लेकिन उसमें हम क्या डालते हैं, हम CO2 डालते हैं, तो भी एयर के बबल्स आते हैं, क्योंकि हम जब से फूंक मारते हैं तो क्या वो हमारी CO2 निकल के जाती है, ठीक है, क्योंकि एयर तो हम लेते हैं, अब CO2 तो ले नहीं लेंगे, एयर ही लेंगे। तो उसी तरीके से चीज़ों का समझते हैं। फिर एक्टिविटी 5.5 दिया है, तो कहते हैं टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू टेक दिस। यानी कि जैसे आप ध्यान दोगे, कभी कभी कुछ फ्रूट्स होते हैं और फ्रूट जब सड़ जाते हैं उसमें बबल्स निकल के आते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, उसमें फ्रूट में जो जूस है या फिर शुगर सोल्यूशन हमने लिया, उसमें हमने ईस्ट डाल दिया। टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड ए 1 होल कॉर्क। हमने क्या किया, उस टेस्ट ट्यूब में एक कॉर्क ला के उसको बंद कर दिया। फिट द कॉर्क विद एंड बेंड टू द ग्लास ट्यूब, डिप द फ्री इन द ग्लास ट्यूब इनटू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब इस चीज़ को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पढ़ाई तो हर जगह होती है, लेकिन पढ़ाई का मतलब जिस तरीके से आप चीज़ों को कंसंट्रेट करके विद वेरी कंसिस्टेंसी से आप पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत समझ में आएगा, क्योंकि एक्टिविटी आपको समझाती है कि किस तरीके से पढ़ना है, हाउ टू रीड। ओके, सो हियर व्हाट चेंज द ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर। अब कह रहे हैं चूंकि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं लाइम वाटर में, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंजेस टू अकर। और ये आखिरकार लंबे समय में इतना क्यों चेंजेस आया हुआ है। तो व्हाट डज टेल अस अबाउट प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या होता है उसको हम समझेंगे। फर्मेंटेशन ये होता है इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इसमें यूज कौन होगा, ईस्ट होते हैं, जो हमारे फंगस होते हैं, ईस्ट को डालेंगे, क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा और वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा, इथेनॉल, ठीक है, CO2 और एनर्जी। अच्छा, अब चीज़ों को हम समझते हैं क्या क्या चीज़ें हमारी दी हुई है, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं, जैसे क्या क्या है। सपोज दैट अगर हम बात करते हैं किसकी, सेल की, ठीक है। अगर हमने एक प्लांट सेल लिया ऐसे करके, हमने लिया प्लांट सेल, ओके, और उस प्लांट सेल में हमने क्या किया कि जैसे हम प्लांट सेल बनाते हैं, नॉर्मली हम प्लांट सेल बनाते हैं, ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, बीच में थोड़ी सी हम एक लाइन दे देते हैं ऐसे करके, और जब भी हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा हम इधर कट मार देंगे जिससे कि हमें चीज़ों को पढ़ने में आराम हो। ये हमने प्लांट सेल ले लिया, ठीक है। और जब भी प्लांट सेल लेते हैं तो ये इसकी सेल वॉल होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल, और ये जो होती है इसके अंदर की सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और इसके बीच में होती है मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। अब ध्यान दो, इसके अंदर जो लिक्विड फिल है उस लिक्विड को हम कहते हैं साइटोसॉल, साइटोसॉल। लेकिन इस लिक्विड में अगर हमने कोई सेल ऑर्गेनल्स ऐड कर दिया, सपोज दैट हमने यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स ऐड कर दिया और इस का नाम हमने रखा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, तो साइटोसॉल और प्लस न्यूक्लियस इन दोनों को मिला के बनाते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म दिया हुआ है इसका मतलब यह है कि इस साइटोप्लाज्म हमें पढ़ना है कि क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं, और इसी साइटोप्लाज्म जब भी आप पढ़ोगे इसी साइटोप्लाज्म में आपकी होती है क्या, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन क्या है, एक कैटालिसिस प्रोसेस। कैटालिसिस प्रोसेस। अब इन चीज़ों को हम समझते हैं क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से चीज़ों को दिया गया, ठीक है। सो वन बाय वन समझते हैं। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। लास्ट सेक्शन में हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म में क्या क्या दिया है। सो द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड टू सेल प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरिएशन लाइफ प्रोसेस। इसका मतलब यह है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है और वो पूरी लाइफ प्रोसेस के लिए काम करती है। वो एनर्जी कहाँ पर यूटिलाइज होती है, एनर्जी बनती कैसे, उसको समझते हैं। डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डू दिस इन डिफरेंट वे। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू CO2 एंड वाटर, ठीक है। अब क्या करते हैं, जैसे कि इसको हमने पढ़ा, ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें समझते हैं थोड़ा।
और जब भी हम पढ़ेंगे तो हम लेते क्या क्या हैं, हमने लिया ग्लूकोज लिया हमने, प्लस और क्या लिया, ऑक्सीजन ली। ब्रेक डाउन हमने ग्लूकोज किस में किया, CO2 में हमने किया और वाटर में किया, प्लस सम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हमेशा ATP के फॉर्म में होती है। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हम आपको आगे चल करके बताएंगे। अब ये जो इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, तो क्या किस किस चीज़ें से बनाया है उन चीज़ों को हम समझते हैं। तो क्या कहा गया, सम यूज ऑक्सीजन को यूज़ किया टू ब्रेक डाउन किया किसके फॉर्म में, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया पूरी तरीके से CO2 के फॉर्म में, CO2 और वाटर के फॉर्म में। एंड सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, और कुछ पाथवे ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता है। सो जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, यानी कि दो रेस्पिरेशन विच occurs in the presence of oxygen is known as aerobic respiration, just like as a human beings, ठीक है। So in all case, the first step breakdown of glucose, a 6 carbon molecule into 3 carbon molecule called pyruvate। समझ में आ गया। इसको हम समझते हैं क्या क्या दिया गया। अब इन्होंने ये कहा कि भैया हमने ग्लूकोज बना लिया, क्या बनाया, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इस ग्लूकोज से इन्होंने बनाया पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। तो ग्लूकोज से इन्होंने पायरुवेट बनाया। अच्छा, ये प्रोसेस हो कहाँ पे रही है, ये जो प्रोसेस हो रही है ये हो रही है हमारे साइटोप्लाज्म में। यह प्रोसेस हो रही है साइटोप्लाज्म में। तो जब भी आप पढ़ोगे ये साइटोप्लाज्म में होती है, ये पूरी प्रोसेस कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म, और ये कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही। 3 कार्बन का होता है ये पायरुवेट, जिसे कहते हैं पायरुवेट, ठीक है। इसका अदर नाम होता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड भी कहते हैं इसको। पायरुविक एसिड, ओके। अब आगे ध्यान देते हैं। फर्दर दी पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये लाइन देखो, ये लाइन, ठीक है। पायरुवेट को क्या किया, इथेनॉल और किसमें बनाया, इन्होंने बनाया, हाँ। तो हम एक काम करते हैं, अब इसको समझने के लिए चीज चलते हैं हम पहले चीजों को समझते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दो, इन्होंने क्या किया, ऐसे बनाया, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने यहाँ से बनाया, एक लाइन ऐसे खींची, फिर इन्होंने एक लाइन ऐसे किया और फिर इन्होंने एक लाइन ऐसे किया। तो 3 चीज़ों को हम पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे इसमें होती हैं। सो पहला अगर जो दिया हुआ है उसमें लिखा है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें बनेगा क्या, इसमें जो भी बनेगा क्या बनेगा, इसमें बनेगा आपका C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी, यानी कि इसमें एल्कोहल बनना है और काम कौन कर रहा है, ईस्ट, ईस्ट काम कर रहा है, एल्कोहल, एल्कोहल प्लस CO2 और ये बनेगा, ठीक है, ईस्ट में। अच्छा, ये कहां पे होता है, ये हमारे होते हैं इन मसल्स में, इन मसल सेल्स जो भी हमारे होते हैं उसमें, ठीक है। समझ आ गया, किसमें होता है, ह्यूमन में, इन ह्यूमन, ठीक है। अच्छा, अभी समझते हैं मसल्स में बनता क्या क्या चीजें, ठीक है। हाँ, तो एक दिया है एनएरोबिक, ठीक है। एक और पढ़ते हैं अच्छे से, यहां पढ़ते हैं, इसको कहते हैं एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहां पे होता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन जब भी आप पढ़ोगे तो ये हमारा बना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। जैसे हम इसको अगर ऐसे करके ऐसे बनाएं, ठीक है,
ठीक है। और इसके अंदर हमने थोड़ा सा लिक्विड फिल कर दिया ऐसे करके, और इसी में इसका खुद का भी डीएनए होता है। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। अब ये जो आपका डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बना है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना हुआ है। और जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो कहाँ पे होती है? वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, बनेगा क्या? चलो देखते हैं। ये बनाता है CO2, H2O और एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। अब आगे ध्यान देते हैं। देखो, मैंने आपको इसमें दो चीजें बताई, एक अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ध्यान दो, क्योंकि एरोबिक का मतलब एयर में, एनरोबिक का मतलब एयर में ना हो। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर। अब ध्यान देते हैं। और पता है, ह्यूमन में एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों टाइप के पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन, जब भी हम कभी खाना खा के रात में सो जाते हैं, आराम से हमारा CO2 निकलता रहता है, H2O भी निकलता रहता है। ठीक है, यानी पसीने के फॉर्म में या फिर एक्सक्रीशन के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यानी यूरिन के फॉर्म में। अब बात करते हैं ह्यूमन की। ह्यूमन की जब मसल सेल्स होती है, जब हम कभी भी सुबह उठते हैं एकदम लूज होते हैं, पूरी बॉडी एकदम लूज होती है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करके आते हैं, हम जिम करके आते हैं, तो हमारी बॉडी पूरी स्ट्रांग हो जाती है। और उस टाइम पे हमारी बॉडी के जो मसल सेल्स होती हैं, उसमें फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का। तो इसमें बनेगा इसमें फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का प्लस, ठीक है, H2O प्लस एनर्जी। तो लैक्टिक एसिड, H2O और एनर्जी, तो इतनी जब सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तब चीज़ें आपको जाके काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब हमने इतना समझा, ग्लूकोज से हमने बनाया पायरुवेट, ये कहाँ पे बनता है? साइटोप्लाज्म में। और उस पायरुवेट से बनेगा हमारे क्या क्या चीज़ें बनेंगी? पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड, और उस पायरुविक एसिड से बनते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट बनाएगा। ह्यूमन की मसल सेल्स होती है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया काम करेगा। ये आपका दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और समझते हैं। तो दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन जब भी हम करेंगे, अभी हमने आपको ये बताया हुआ है, यहाँ पे ये जो ईस्ट लिखा है ना, ईस्ट, ये पूरी प्रोसेस होती है किसमें? फर्मेंटेशन में। तो ये इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे इधर साइड में। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ये जितना भी दिया हुआ है, ये पूरा हमारा फर्मेंटेशन इसी में ही होता है। किसमें? ईस्ट के लिए। ठीक है, क्या क्या चीजें बनाती है समझते हैं। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस, ठीक है, सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द ऑब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैंने उसमें लिखा हुआ पूरा। और ब्रेक डाउन पायरुवेट यूजिंग CO2 टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। और जब भी हम उसको यूज करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, ध्यान दो, इसी लाइन को समझाया गया यहाँ पे। तो ये जो लाइन समझाई गई है, इन्होंने कहा कि ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, एनारोबिक कहते हैं, अल्कोहल बनाता है, और ईस्ट है जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, फिर कहता है एक ऊपर वाला। अब उसके बाद नीचे आ जाओ, बीच वाले को बाद में बात करेंगे, नीचे आओ। ठीक है, इसको समझते हैं। अब नीचे वाले ने कहा कि किसमें होता है? ह्यूमन में होता है, ह्यूमन में। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें ह्यूमन लिख लीजिएगा। ठीक है, ह्यूमन। अब जब इसको हम पढ़ेंगे तो क्या? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। CO2 H2O एनर्जी रिलीज करेगा। इसके बाद जो इन्होंने लाइन कही है उसको समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो इन्होंने कही है लैक्टिक एसिड से बनता है, यानी कि ह्यूमन में लैक्टिक एसिड बनेगा, वाटर बनेगा और एनर्जी बनती है। तो ये जितनी सारी प्रोसेस होती है, ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ पे मिलेगी आपको? ये आपको मिलेगी, एक मिनट चेक करता हूँ थोड़ा सा। चलो देखते हैं।
थोड़ा सा टाइम लग रहा है, देखता हूँ। ओके, ये हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है। ओके, ये हमने पूरा यहाँ तक पढ़ा। आगे देखते हैं अब क्या लिखा हुआ, देखो अब ये जितना लिखा है, प्रोसेस ब्रेक अप 3 कार्बन पायरुवेट ग्लूकोज मालिक्यूल 3 मालिक्यूल ऑफ CO2। तो ग्लूकोज मालिक्यूल बनेगा और 3 मालिक्यूल किसके बनेंगे, CO2 के बनेंगे। चलो इसको समझते हैं, ठीक है, कौन कौन से मालिक्यूल किसके लिए बनेंगे, समझते हैं चीज़ों को। अभी हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ठीक है, ये जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है यहाँ पे, देखो ये जो बनेगा हमारा ग्लूकोज मालिक्यूल, ठीक है, CO2 बनाएगा, ठीक है। अच्छा आगे ध्यान देते हैं, लैक्टिक एसिड जब भी बनेगा तो ये हमारा होता है 3 कार्बन का। कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का, इसे कहते हैं 3 कार्बन, ठीक है। और जब भी लैक्टिक एसिड बनेगा तो यहाँ थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ पे H2O नहीं होता है, केवल एनर्जी होती है, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप पढ़ोगे और एनर्जी, ठीक है। तो फिर से लिख देता हूँ, दिक्कत करेगा आप यहाँ पे। एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा बना जिसमें हम पढ़ते हैं। अब ध्यान दो, C2 ये जो एल्कोहल बना है ना, ये 2 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का, 2 कार्बन, क्योंकि C2 का मतलब ही 2 कार्बन है। और CH3 CHOH COOH ये इसका फार्मूला होता है लैक्टिक एसिड का, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ ध्यान दो, अब जब इतना पढ़ोगे तो इतनी सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, अब इसको समझते हैं, केवल यहीं तक हम पढ़ेंगे। ओके, यहीं से समझते हैं। जितना हमने समझाया सेम टू सेम वही दिया है। प्रोसेस ब्रेकअप 3 कार्बन पायरुवेट, तो कार्बन क्या बने, ग्लूकोज से पायरुवेट बनाया, 3 कार्बन का, एनर्जी निकली, 3 मालिक्यूल CO2 बनाए, ठीक है, मालिक्यूल यानी कि 3 मालिक्यूल CO2 बने, और क्या हो गया, प्रोड्यूस सिंस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब आप इसके बारे में बात करोगे तो क्या लिखा है, ध्यान दो यहाँ से, द अदर प्रोडक्ट वाज सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हमने आपको बताया एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। द रिलीज ऑफ एनर्जी इज एरोबिक रेस्पिरेशन अलॉट टुगेदर देन द एरोबिक प्रोसेस। तो जब भी ये एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस में होगी उसे कहते हैं एरोबिक प्रोसेस, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, इन दिस टाइम आई हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस anaerobic process. So here anaerobic process means in the absence of oxygen in human muscle cells. So here another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid. So in this time you are looking lack of oxygen in our muscle cells. So lactic acid and in the form of energy will be released. So now 3 carbons molecule this build up lactic acid in our muscle cells during sudden activity causes cramp. यानी कि हमारे मसल सेल्स में क्रैम्प आ जाएगा, हमारे मसल्स टाइट हो जाएंगे। तो ये आपका दिया है ग्लूकोज जो कि 6 मालिक्यूल का होता है, ये हमारे साइटोप्लाज्म में होता है, ये पायरुवेट बनाएगा जो कि पायरुविक एसिड होता है, हाँ एनर्जी बनाएगा, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल। अब ध्यान दो इसको पढ़ना कैसे, देखो देखो एनर्जी तीनों में है, इसमें भी एनर्जी, इसमें भी एनर्जी, इसमें भी एनर्जी, ठीक है। अब समझते हैं, इसमें इथेनॉल है, इथेनॉल, इसमें लैक्टिक एसिड, इसमें CO2 और CO2 इसमें भी है। ध्यान दो CO2 ऊपर में भी है, CO2 नीचे में भी, वाटर केवल जो है वो है इसमें, समझ में आ गया। तो इतनी सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि लिखा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवे। ये अभी छोटा सा दिया है, जब क्लास 11th में आओगे तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे 10 स्टेप्स पढ़ने को मिलेंगे, 10 स्टेप्स और 10 एंजाइम्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। वो क्लास 11th में आओगे जब आप पढ़ने, तब आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा 11th की बायोलॉजी की बुक में। सो हियर ध्यान दीजिए, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जब एनर्जी कभी भी सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू होती है, इज इमीडिएटली यूज इन द सिंथेसिस ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी एनर्जी। ये एटीपी एनर्जी के फॉर्म में, और वो एटीपी एनर्जी जो है फ्यूल इन अदर ऑल एक्टिविटी इन द सेल। हम जब भी कोई काम करते हैं, हमारी बॉडी कोई रेस्पिरेशन करती है, उसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल्स में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
तो अब ये कहा गया इन दी प्रोसेसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू ए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन डिराइव इनटू एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। एंडोथर्मिक मतलब जब बाहर से एनर्जी हमारे शरीर के अंदर आ जाए एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक जब हमारे शरीर से बाहर निकल जाए तो एक्सोथर्मिक। सो क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आगे समझते हैं। ये जो एटीपी कहानी दी गई ना, एटीपी की कहानी, उस एटीपी कहानी को हम समझते हैं क्या होता है, एटीपी की कहानी में क्या क्या चीजें दी होती हैं। ठीक है, अच्छा एटीपी कहानी जो इसमें दी गई है इसे कहते हैं एटीपी इज द एनर्जी करेंसी। क्या है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, सेलुलर प्रोसेस। जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी कहां से मिलती है, एनर्जी कम्स फ्रॉम सेलुलर रेस्पिरेशन से। चलो समझते हैं एटीपी की कहानी क्या होती है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मैं आपको समझाता हूं। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, आखिरकार एटीपी का फॉर्मेशन होता कैसे है, चीजों को समझते हैं। ठीक है, एटीपी ध्यान दो, एटीपी को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, एएमपी। एक नाम होता है एएमपी, ऐसे होता है एडिनोसिन, एडिनोसिन। एम से होता है मोनो, और पी से होता है फॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, एक यानी कि मोनो मतलब सिंगल, फॉस्फेट एडीपी में एएमपी में सिंगल फॉस्फेट है। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करेंगे अगर एडीपी की, तो एडीपी ऐसे हो जाएगा एडिनोसिन, आपने जस्ट अभी पढ़ा हुआ है। डी से होता है डाई, डाई बोले तो 2, और पी से होता है फॉस्फेट, अभी आपने जस्ट पढ़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें कितने हो गए, टोटल 2 फॉस्फेट। और अभी जस्ट आपने पढ़ा हुआ है एटीपी। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारा कौन सा, एटीपी। एटीपी इसका मतलब होता है एडेनोसिन, यहां पे होता है ट्राई फॉस्फेट, ट्राई फॉस्फेट। अच्छा बनता कैसे, हम आपको इतने लाइन में समझा देते हैं कि बनता कैसे। ठीक है, हम इतने में आपको समझा देते हैं कि बनता कैसे। ठीक है, अब अगर आपने ये समझ लिया, समझ लीजिए जिंदगी में कभी भी आप भूलोगे नहीं कि एटीपी बनता कैसे। ध्यान दो, सबसे पहले हमने क्या लिया, एएमपी लिया, एएमपी। अभी आपने पढ़ा है एएमपी को हम क्या बोलते हैं, एएमपी को हम बोलते हैं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो बोले तो सिंगल फॉस्फेट। ठीक है, अच्छा ये बताओ एएमपी यानी कि यहाँ पे एक सिंगल फॉस्फेट है, सिंगल फॉस्फेट। हमने क्या किया, इसी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ऐड कर दिया, तो एक फॉस्फेट यहाँ पे और मिल गया, यानी कि 1 और 1 मिला के कितने हो गए बोलो, 2। तो 2 फॉस्फेट हो गए यहाँ पे, और 2 को अभी हमने क्या बोला है, एडीपी। क्या हमने कहा, ए डी और पी। ध्यान दो, एएमपी में अगर हमने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर दिया तो बनेगा एडीपी, यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब यहाँ पे 2 हो गए तो नाम चेंज हो गया, 2। पहले क्या, एक में हमने एक आईपी ऐड किया, बन गया 2, यानी एडीपी। अब ध्यान देते हैं, इसी एडीपी को हम क्या करेंगे, इसी एडीपी को यहाँ पे लिखेंगे एडीपी, और प्लस फिर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा, एटीपी। क्यों, ध्यान दो, एडीपी में कितने थे फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट थे, इसमें कितने थे, एक फॉस्फेट हमने ये लिख लिया, 2 और 1 मिला कितना होता है, 3 फॉस्फेट, तो हमने लिख लिया 3 फॉस्फेट। एटीपी का फॉर्मेशन हो गया। इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी। क्या कहते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जी करेंसी, इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी, एटीपी को। और यही एटीपी हमारे बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में यूज की जाती है। इतना हो गया हमारा एटीपी के बारे में। तो जब भी हम कभी भी पढ़ेंगे क्या चीज़ें होती हैं एटीपी के बारे में और क्या क्या चीज़ें हमने अभी आज तक पढ़ा हुआ है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए। और आगे भी आपको दिया होगा कि किस तरीके से हम रेस्पिरेशन के बारे में चीज़ों को समझते हैं। सो अभी तक जितना हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा सा जो मैं इतना एक्सप्लेन किया हुआ है, अब उसमें हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ तक हमने आपको एक्सप्लेन किया, तो क्या एडीपी दिया और एक फॉस्फेट दिया, एडीपी और फॉस्फेट को ऐड किया, एटीपी बन गया फॉस्फेट। थोड़ा समझाते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है क्योंकि हमारी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है, तो क्या ठीक है एनर्जी मिलती है। तो दिस ध्यान दो, एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल, कहाँ पे होगी, सेल में होगी। एटीपी टू डिराइव्ड रिएक्शन
व्हेन थर्मल यानी कि थर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इस एटीपी जब ब्रेक डाउन होती है यानी एनर्जी हमारी बॉडी से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो जब रिलीज हो जाएगी तो किसके फॉर्म में, यानी यूजिंग वाटर को यूज करेगी, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल। अब जब भी एनर्जी कभी भी ब्रेक डाउन होती है, अलग होती है, तो कितना फॉर्मेशन करेगी, 30.5 किलो जूल पर मोल। तो थिंक, आप सोचिए, हाउ ए बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेस। एक बैटरी होती है, उससे पंखे भी चलाते हो, कभी टीवी भी चलाते हो, कभी बल्ब भी चलाते हो, बहुत सारी चीज़ चलाते हो, मोबाइल भी चार्ज करते हो, एनीथिंग्स। इट कैन बी used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy and so on. So similarly ATP can be used, ATP का यूज कहाँ करते हैं, for the contraction of muscles। जब हम कभी एनर्जी यानी कभी एक्सरसाइज करते हैं, कभी हम कोई काम करते हैं, मैच खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, एनीथिंग, कोई भी आप प्लेइंग गेम्स कुछ भी करते हो, सो मसल्स हमारी टाइट होती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स और हमारे नर्व सिस्टम काफ़ी एक्टिवेट हो जाता है और मैनी अदर एक्टिविटी भी होती रहती हैं। सो जितना दिया, अब ध्यान दो, अभी जो हमने पढ़ा हुआ है क्या क्या चीज़ें हैं। तो सिंस एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे होता है ये डिपेंड होता है ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन हम करते हैं तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं लेते, हम उतना ही ऑक्सीजन लेते हैं जितने की हमारी बॉडी उसको अच्छे से एडजस्ट कर सके, ठीक है। सो वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैस थ्रू स्टोमेटा, हमने आपको पहले बताया वो प्लांट स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन को रिलीज यानी CO2 को, हाँ CO2 लेते हैं और O2 देते हैं। सो लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर कॉन्टैक्ट विद एयर, जितनी सारी सेल्स होती है वो एयर से कॉन्टैक्ट होती हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के पास में। डिफ्यूजन में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एनी मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन का यूज नहीं करते, ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन होती है। इतना हो गया। सो सेल्स अवे फ्रॉम डिम आउट इनटू द एयर, तो बाहर से कहा एयर से चीज अंदर आ जाए। अब सपोज जैसे कि हमारी बॉडी में CO2 ज़्यादा है तो चीज़ें ज़्यादा से कम की ओर जाती हैं और O2 बाहर ज़्यादा है तो O2 बाहर से हम अंदर लेते हैं। सो जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन और द क्या लिखा है, रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, प्लांट को जितना होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये चीज़ समझना है। एट नाइट, रात्रि के टाइम पे प्लांट में क्या होता है, व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, अगर अब भैया वहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, क्यों, दिन के टाइम पे उसने कहा भैया हमारे को हमको दे दो CO2, हम तुमको देंगे O2, लेकिन दिन के टाइम पे क्या मिला CO2, उसने बना दिया ग्लूकोज, अच्छी बात है। लेकिन रात में फोटोसिंथेसिस तो करेंगे नहीं, तो क्या करते हैं, रात के टाइम पे एलिमिनेशन ऑफ द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन, तो CO2 को भी यानी कि अगर CO2 एलिमिनेट हो जाती है, जो O2 रात के टाइम पे प्लांट क्या करते हैं वो O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, इसलिए कहते हैं कि रात के टाइम पे पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग द डे, अब ध्यान दो, वो जो रात में CO2 उन्होंने यूज किया हुआ है उसी को दिन के टाइम पे फिर हम वो ग्लूकोज में यूज करते हैं बनाने के लिए। So during day, CO2 generated during the respiration is used of photosynthesis, hence there is no CO2 release, यानी कि वहाँ पे CO2 रिलीज नहीं होती है। So instead, oxygen release in the major event at this time, उस टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, नाइट के टाइम पे CO2 लेते रहते हैं और ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, इसलिए वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। So animal have evolved different organisms for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the CO2 produced। ये कहा गया कि एनिमल्स हैव इन्वॉल्व डिफरेंट, भाई डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जिसमें उनको ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेते हैं और CO2 को प्रोड्यूस करते हैं। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी जो लैंड में रहते हैं कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, बट एनिमल दैट लाइव इन वाटर नीड ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। जो पानी में मछलियाँ होती हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन को लेती है, इसीलिए जब मछली वहाँ से बुलबुला निकलता है, बबल से निकलते हैं, वाटर बबल से निकलते हैं, इसे कहते हैं डिजोल्व इन वाटर में, ठीक है। और एक्टिविटी करके आपको फिर दी गई है, तो अब इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें और लिखी गई हैं, ठीक है। हाँ, तो मैंने अभी तक आपको यहीं पे एक्सप्लेन किया हुआ, इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बना के अपलोड करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन आपको इतना जहाँ तक समझाया है, यहाँ तक हमने पढ़ाया हुआ है, और इस जितनी सारी चीज़ें हो गई हैं इसका मतलब यह है कि इस चीज़ों में हम अभी तक जहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है
ये हमारा यहाँ तक अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो जो चीज़ आपको समझ में आती है आप उसमें कमेंट में लिखिएगा समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आता है तो भी लिखिएगा कि आप कहाँ पे समझ में नहीं आए हुए हैं, तो हम आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।